और देखिए बड़ी खबर है यूक्रेन से। यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस का बड़ा हमला 1400 किलोमीटर दूर धधकी है रूसी रिफाइनरी। ओर्स्क रिफाइनरी पर गिरा यूक्रेनी ड्रोन। लॉन्ग रेंज ड्रोन यूनिट SBU ने यह अटैक किया है। तो अमेरिका और यूरोप की आक्रामकता को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु चेतावनी जारी कर दी है। वालदाई समिट के मंच से पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना के पास सबसे ताकतवर और अत्याधुनिक परमाणु हथियार है। टैक्टिकल हथियार भी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से ज्यादा ताकतवर है। पुतिन ने यह धमकी उस वक्त दी है जब यूक्रेन को नए हथियार और लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने का प्लान करीब करीब अंतिम चरण में है। इसके साथ ही रूसी सेना ने यूरोप के खिलाफ एटमी तैनाती शुरू कर दी है। देखिए क्या है पुतिन का एंटी अमेरिका प्लान और कैसे लॉन्ग रेंज हथियार परमाणु युद्ध का कारण बनने की ओर बढ़ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ने 2 अक्टूबर को ही सुपर प्राइम टाइम में अपने दर्शकों को बताया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप रूस को घेरने के लिए बड़ा एटमी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। ट्रंप जल्द से जल्द गाजा युद्ध विराम लागू कराना चाहते हैं। गाजा युद्ध विराम होते ही ट्रंप के निर्देश पर नेटो के 31 देश रूस की घेराबंदी बढ़ा सकते हैं। युद्ध में 32वां देश यूक्रेन भी शामिल होगा। यूक्रेन को भविष्य के युद्ध के लिए बड़ी मदद दी जा रही है। अमेरिका इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होगा। अब इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन को $90 बिलियन के जो हथियार दिए जा रहे हैं, उनके साथ ही एक ऐसी घातक मिसाइल दी जा रही है जो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका की ओर से यह प्लान तैयार होते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु चेतावनी जारी कर दी है। इससे स्पष्ट संदेश कुछ और नहीं हो सकता है। पुतिन ने बता दिया है कि नेटो के साथ रूस की जंग शुरू हो चुकी है और इसका विध्वंसक परिणाम इसी महीने दुनिया देख सकती है। पुतिन सोची की वालदाई समिट में बोल रहे थे और उन्होंने ट्रंप के वॉर प्लान पर साफ साफ चेतावनी जारी कर दी है। क्योंकि ट्रंप का वॉर ब्लूप्रिंट रूस की जमीन पर युद्ध को शिफ्ट करना है, इसीलिए यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार दिए जा रहे हैं। यूक्रेन को यूरोप के जरिए हथियार भिजवाए जा रहे हैं। यूक्रेन को जल्द ही अमेरिका से टोमाहॉक सरफेस टू सरफेस मिसाइलें मिल सकती हैं। ये लो एल्टीट्यूड मिसाइलें हैं जो लंबी दूरी तक सटीक हमले करती हैं। ट्रंप के इस प्लान की भनक लगते ही रूस के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि टोमाहॉक मिसाइल अगर वॉर फ्रंट पर पहुंची तो महाविनाश हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि टोमाहॉक की डिलीवरी से रणभूमि पर फर्क नहीं पड़ेगा। रूस इन सभी मिसाइलों को गिरा देगा, लेकिन इससे युद्ध का प्रसार तय है, क्योंकि टोमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल बिना अमेरिकी सेना के नहीं किया जा सकता है। टोमाहॉक मिसाइलें रूस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये अमेरिकी सेना की मोस्ट एडवांस्ड लो एल्टीट्यूड मिसाइलों में से एक है और इसकी रेंज में आधे से ज्यादा रूस आता है। और टॉमहॉक मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल अगर यूक्रेन के खार्किव फ्रंट से फायर की जाती है तो उसकी रेंज में आधे से ज्यादा रूस आता है। रूस के कई न्यूक्लियर और सामरिक ठिकाने इसकी रेंज में आ रहे हैं। रूस का कजान, ट्यूमेन, ओम्स्क इलाका भी इसकी रेंज में आता है। इसीलिए इस मिसाइल का बैटल ग्राउंड में पहुंचना रूस के लिए चिंता का विषय मान रहा है रूस अपने लिए, क्योंकि इस मिसाइल से हमले हुए तो रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
टोमाहॉक मुद्दे पर पुतिन ने शांति के साथ अमेरिका को अपना जवाब दे दिया और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि रूस की अत्याधुनिक परमाणु सेना जरूरत पड़ने पर एटॉमिक टेस्ट के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन को मदद जारी रही तो पूरा यूरोप उसके निशाने पर है। रूसी नौसेना के एडमिरल सर्जेई अवक्यांस ने कहा है कि यूरोप को लग रहा है कि हम युद्ध नहीं छेड़ेंगे, लेकिन क्रेमलिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई पर चेतावनी दे चुका है। अब रूस का धैर्य खत्म हो रहा है और ऐसा हुआ तो यूरोप को विनाश देखना होगा। दरअसल यूरोप के देश रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन को नए हथियार देने वाले हैं और अमेरिका इस युद्ध से अलग रहकर रूस पर हमलों के लिए इंटेलिजेंस देने वाला है। अमेरिका यूक्रेन को मदद देने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग का प्लान तैयार कर चुका है। अमेरिका के टोही विमान रूस के आसपास काला सागर, बाल्टिक सागर और कारा सागर से रूस की रैकी करेंगे। रूस के सामरिक ठिकानों का इंटेलिजेंस जुटाकर यूक्रेन के साथ साझा किया जाएगा। इससे यूक्रेन को रूस पर डीप स्ट्राइक करने में मदद मिलेगी। सटीक इंटेलिजेंस मिलने के बाद रूस पर लॉन्ग रेंज हमले किए जाएंगे। इन हमलों की आशंका को देखते हुए रूस ने अपनी न्यूक्लियर तैनाती कर दी है। सोची की वालदाई समिट से पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन दुनिया के कई देशों में तैनात हैं, लेकिन रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो हिरोशिमा और नागासाकी के बमों से ज्यादा ताकतवर हैं, वो सिर्फ बेलारूस में तैनात हैं। ये संकेत है कि रूस बेलारूस के जरिए परमाणु संग्राम शुरू करा सकता है और बेलारूस में तैनात ऑरेशनिक मिसाइल से पूरे यूरोप में कहीं भी न्यूक्लियर हमले किए जा सकते हैं। और बेलारूस में पिछले साल ही रूस ने अपने परमाणु हथियार तैनात किए, जिन्हें लॉन्च करने के लिए स्कैंडर और ऑरेशनिक मिसाइल सिस्टम तैयार किए गए। स्कैंडर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और ऑरेशनिक मीडियम रेंज सिस्टम है। ऑरेशनिक से अगर हमले किए जाते हैं तो यूरोप के एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन में यह मिसाइल कुछ ही मिनट के अंदर धमाके कर सकती है। ट्रंप हमेशा से यूक्रेन की जंग को बाइडेन की जंग बताते रहे हैं, लेकिन अपनी कूटनीति फेल होने के बाद रणनीति लागू करते ही वो जाने अनजाने इस जंग में शामिल हो गए। रूस बार बार ट्रंप को चेतावनी दे रहा है क्योंकि बाइडेन के कार्यकाल में यूक्रेन को सिर्फ ऐसे हथियार दिए जा रहे थे जो फ्रंट लाइन पर रूस के सीमाई इलाकों तक हमले कर रहे थे। लेकिन अब ट्रंप बाइडेन की सीमा से भी आगे बढ़ रहे हैं और रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए टोमाहॉक मिसाइल पहुंचाने के पक्ष में है। इसीलिए रूस ने परमाणु चेतावनी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड से जुड़ी हुई। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड के रूस पर हमले, ब्रियांस्क और बेलगोरोद पर ड्रोन अटैक। ब्रियांस्क और बेलगोरोद में कई जगह धमाके हुए। रूस ने गिराए यूक्रेन के 16 ड्रोन। तो रूस यूक्रेन के बीच जंग में बड़े हमलों की गति का कारण अब सिर्फ क्षेत्रीय कब्जा नहीं है, बल्कि ऐसे हालात बनाना है जिसमें विंटर वॉर के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति सरेंडर के लिए मजबूर हो जाए। अब यह संभव है या नहीं, यह भविष्य पर निर्भर है, लेकिन इतना तय है कि पुतिन की आक्रामकता अभी से यूक्रेन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। लेकिन इसमें एक पेच यह है कि ज़ेलेंस्की ने भी विंटर वॉर रणनीति एक्टिव कर दी है। अब क्या है यह रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में।
रूस ने यूक्रेन को सरेंडर के लिए विवश करने वाली रणनीति के तहत जो हमले शुरू किए हैं वो प्री विंटर वॉर है। यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन हमले से रिहायशी इलाकों में तबाही मचाई गई है, तो क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के उन एनर्जी सेक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है जिससे सर्द दिनों में यूक्रेन बर्फीला संकट टाल सकता था। यूक्रेन पर किए गए ये हमले पुतिन की उसी रणनीति का साक्षात्कार है ताकि विंटर वॉर शुरू होते ही यूक्रेन सरेंडर कर दे। इन हमलों का रणनीतिक पहलू यह है कि जैसे ही सर्दियों में बर्फ पड़ेगी वैसे ही पूरी बाजी पलट जाएगी। ज़ेलेंस्की कोई भी डील नहीं कर पाएंगे और रूस अपनी शर्तों पर ज़ेलेंस्की को झुका देगा, लेकिन ये होगा कैसे? दरअसल रूसी सेना ने यूक्रेन के रिहायशी क्षेत्रों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के प्रमुख शहरों में इमारतों पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में रिहायशी क्षेत्रों का ढांचा नष्ट हो रहा है। इस स्थिति में जैसे ही सर्द दिनों की शुरुआत होगी वैसे ही आम लोगों के लिए अपने घरों में रह पाना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें सेंट्रल से लेकर पश्चिमी यूक्रेन में शरण लेनी पड़ जाएगी और रूस इन क्षेत्रों पर आसानी से कब्जा कर पाएगा। और इस रणनीति को पुख्ता करने के लिए दूसरा कदम भी उठाया जा चुका है। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर हमला शुरू कर दिया है। इन हमलों की वजह से यूक्रेन की सेंट्रल सप्लाई यूनिट ठप होती जा रही है और हमले ऐसे ही जारी रहे तो सेंट्रल यूनिट सर्दी से पहले पूरी तरह ठप हो जाएगी, जिसका मतलब होगा कि यूक्रेन के लोग सर्दियों का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्द दिनों में यूक्रेन का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाएगा और इन दिनों में यूक्रेन की आवाम के लिए सेंट्रल यूनिट से ही हीट, गैस और बिजली की सप्लाई होती है। अगर एक बार ये यूनिट ध्वस्त हो गई तो फिर रूस के लिए ज़ेलेंस्की को झुकाना कोई बड़ा टारगेट नहीं होगा। यही वजह है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में मौजूद ऊर्जा संयंत्रों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं, जिससे कई ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा का उत्पादन अभी से ठप हो गया है और इन संयंत्रों को इतना नुकसान हुआ है कि इन्हें सुधारने में 6 महीने का समय लग सकता है, जबकि यूक्रेन में अगले 2 महीने में बर्फबारी के साथ ठंड चरम पर होगी। अब प्रश्न ये है कि इस स्थिति से यूक्रेन कैसे निपटेगा, क्योंकि रूस पर हमला करके सर्द दिनों में आने वाली मुसीबत को टालना नामुमकिन है। वो तब जब रूस ने यूक्रेन में दोहरी तबाही मचाई है। और विंटर वॉर में जीत की भूमिका तैयार करने के लिए रूस ने यूक्रेन के पोल्तावा, निप्रो, ओडेसा, सुमी और कीव के रिहायशी क्षेत्रों पर शाहे ड्रोन से भीषण हमले किए और ये हमले उस रणनीति के तहत किए गए हैं जिसमें शहर के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचे ताकि सर्द मौसम में आबादी संकट में आ जाए। यानी आम लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होंगे तो सर्द मौसम में बढ़ती मुश्किलों के बीच वो पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। यही नहीं, इन हमलों का दूसरा मकसद ये भी है कि शहरों में रिहायशी क्षेत्रों में बन रहे यूक्रेन के हथियारों की यूनिट्स नष्ट की जा सके। और इस भूमिका को रूस ने आगे बढ़ाया है निप्रो, ओडेसा, सिर्स्की, कीव, खार्किव और निप्रो पेट्रोवस्क पर किए गए भीषण मिसाइल अटैक से, क्योंकि रूसी मिसाइलों के टारगेट पर थे यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्र। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन सर्द मौसम में यूक्रेन के अंदर ऊर्जा का संकट पैदा करना चाहते हैं ताकि सर्दियों में आबादी के पास रिहाइश बचे, ना ही उन्हें ऊर्जा संयंत्रों के जरिए मिलने वाली राहत जारी रह सके। और अगर पुतिन अपने प्लान में कामयाब रहे तो मुमकिन है कि सर्दियों में ऊर्जा विहीन यूक्रेन घुटने टेक देगा। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट बनाकर रूस एक नहीं कई समस्याओं को जन्म दे रहा है। इससे न सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत से लोग जूझेंगे बल्कि पूरे यूक्रेन पर न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा भी मंडराने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली ठप होने से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कूलिंग संकट में पड़ जाएगी।
इमरजेंसी जनरेटर ठप हुए तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स ब्लास्ट हो जाएंगे, जिससे रेडिएशन फैलने लगेगा। अगर इसे रोक भी लिया गया तो भी यूक्रेनी आबादी के लिए सर्दी से निजात पाने का साधन नहीं बचेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस तरह चेर्निहिव शहर में बिजली गुल होने से ज्यादातर बॉयलर हाउस बंद हुए हैं, वैसे ही कई और शहर हीटिंग सीजन में संकट का सामना करेंगे। और ये अनुमान नहीं है, बल्कि रूस की तरफ से मिल रहे मजबूत संकेत हैं, जिससे प्रमाणित करता है कि ओब्लास्ट के स्लावोतिच बिजली सब स्टेशन पर हमला। 330 केवी के इस सब स्टेशन पर रूस ने 8 गेरान 2 ड्रोन से हमला किया है। इसमें टारगेट बने हैं सब स्टेशन के मशीन हॉल, बिजली ट्रांसफार्मर, तेल भंडार और स्विच गियर एरिया। और हैरानी की बात यह है कि इन हमलों में सब स्टेशन की 110 केवी की क्षमता नष्ट भी हो चुकी है। इनके अलावा पोल्टावा शहर को मिसाइल से दहलाया गया है। यहां 20 मिनट में 6 स्कंदर क्रूज मिसाइल दागी गई है। वहीं नीप्रो और ओडेसा पर भी हवाई हमले किए गए हैं। सुमी के कोनोटॉप में एक रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया है। नीप्रो पेट्रोवस्क पर गेरान ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए पुतिन का मिशन सितंबर महीने से ही शुरू हो चुका था। जिसका प्रमाण है यूक्रेन की एक रिपोर्ट, जिसमें दावा है कि सितंबर महीने में रूस ने करीब 7000 ड्रोन यूक्रेन पर दागे हैं। इसके अलावा पुतिन के इस प्लान का दूसरा मोर्चा है यूक्रेन की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा, ताकि बर्फबारी के दौरान यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र से संपर्क खत्म किया जा सके। और सर्द मौसम में यूक्रेन को झुकाने वाले प्लान के पुख्ता संकेत देता है यूक्रेन के कुपियांस्क, पोक्रोवस्क, केस्तियनिवका में सर्दी से पहले कब्जे का विस्तार, जिसमें पता चलता है कि पूर्वी यूक्रेन से रूसी सेना आगे बढ़ रही है। यानी बर्फबारी से पहले रूसी सेना जहां तक पहुंचेगी वहां तक स्थायी कब्जा हो जाएगा और बर्फबारी का फायदा उठाकर रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन को यूक्रेन से काट देगी। यूक्रेन के लिए संकट जरूर बढ़ा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यूक्रेन ने बर्फबारी से पहले ही सरेंडर कर दिया है, बल्कि यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ हमलों में इंडस्ट्रीज को ही टारगेट बनाया है। ये रूस के पर्म क्राय क्षेत्र पर किए गए यूक्रेन के हमले हैं। वो हमले जिसमें केमिकल सेक्टर की इंडस्ट्री को निशाना बनाया गया है। जिस फैक्ट्री को यूक्रेन ने नष्ट किया है उसमें विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बनती थी और ये हमला यूक्रेन की सीमा से 1700 किलोमीटर दूर हुआ है। इस हमले का सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन ने रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए लंबी दूरी के मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और अगर ये सच है तो फिर सर्दी के दिनों में भी यूक्रेन के हमले रूस पर आसानी से होते रहेंगे, जिसकी पुष्टि खुद ज़ेलेंस्की ने भी कर दी है। दरअसल ये रूस के लिए जारी की गई एक चेतावनी है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप से ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों से मिले लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल भी रूस के खिलाफ हो सकेगा। लेकिन क्या ये पुतिन के 1.5 लाख जवानों के रहते संभव होगा? जवाब सर्द दिनों की जंग में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और यूरोप में रूसी ड्रोन घुसपैठ को लेकर टकराव इतना बढ़ चुका है कि अब नेटो फ्रंटलाइन पर आकर रूस पर अंकुश लगा सकता है, क्योंकि रूस के ड्रोन अब पश्चिमी यूरोपीय देश जर्मनी तक जा पहुंचे। यानी रूस के खौफ का विस्तार होता जा रहा है, जबकि अभी एक दिन पहले डेनमार्क में यूरोपीय देशों की मीटिंग में रूस के खिलाफ प्लान बनाया गया था, लेकिन पुतिन डरे नहीं, बल्कि अगले दिन ही 4 घंटे में 4 देशों में ड्रोन भेजकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। अगर नेटो को लगता है कि उसकी धमकी के बाद रूस रुक जाएगा, तो ये गलतफहमी कुछ घंटों में दूर हो गई।
डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक दिन पहले नेटो देशों की मीटिंग हुई, जिसमें रूस को ड्रोन घुसपैठ के लिए पलटवार की धमकी दी। लेकिन रूसी ड्रोन एक बार फिर खौफ फैलाने निकल पड़े। पिछले 4 घंटे में 4 देशों के एयर स्पेस में जा घुसे, पोलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड्स। यानी पूर्वी यूरोप में ड्रोन भेजने से शुरू हुआ सिलसिला उत्तरी यूरोप होते हुए पश्चिम यूरोप तक जा पहुंचा, जिसके बाद ब्रसेल्स में मौजूद नेटो हेडक्वार्टर में कोहराम मच गया। अब जल्दी एक और मीटिंग हो सकती है, जिसमें नए सिरे से रूस के खिलाफ रणनीति बन सकती है, जिससे यूरोप में नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। मीटिंग में जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है वो समझिए। पहला मुद्दा, रूस की ड्रोन घुसपैठ कैसे रोकी जाए। दूसरा मुद्दा, रूस ड्रोन ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया जाए। तीसरा मुद्दा, यूरोपीय देशों की सुरक्षा कैसे की जाए। चौथा मुद्दा, क्या आर्टिकल 5 लागू करने का वक्त आ गया। पांचवा मुद्दा, अमेरिका को कैसे फ्रंट लाइन पर लाया जाए। खतरा इस बार बेहद बड़ा है। अभी तक रूस अपने सर्विलांस ड्रोन भेज रहा था, जो कुछ देर मंडराने के बाद लौट आते थे। हालांकि पोलैंड और डेनमार्क ने उन्हें मार गिराने का दावा किया है, जबकि इसके कोई सबूत नहीं दिखाए हैं। लेकिन अब जर्मनी ने दावा किया है कि उनके एयर स्पेस में न सिर्फ रूसी ड्रोन घुसे, बल्कि वो टारगेट के पास भी गिरे। हालांकि किसी नुकसान का दावा जर्मनी की तरफ से नहीं किया गया है। हाँ, इतना जरूर है, जिस तरह डेनमार्क में दहशत का माहौल है, उसी तरह जर्मनी के बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर से सैन्य ठिकानों और प्रमुख सरकारी इमारतों पर डिफेंस सिस्टम लगाकर चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। और डेनमार्क के बाद जर्मनी में भी रूस के सर्विलांस ड्रोन घुस चुके हैं। दावा किया जा रहा है कैलिनिनग्राड बेस से ड्रोन छोड़े गए, जो 950 किलोमीटर दूर जर्मनी के सबसे बड़े मिलिट्री बेस रमस्टाइन तक जा पहुंचे, जहां उन्होंने बेस के चक्कर लगाए। इस दौरान जासूसी करने की कोशिश की। बेस पर हाई अलर्ट के बाद ड्रोन वहां से 300 किलोमीटर दूर म्यूनिख एयरपोर्ट जा पहुंच गए। वहां रूसी ड्रोन पहुंचने से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रमस्टाइन बेस से म्यूनिख एयरपोर्ट तक निगरानी रखी जा रही थी। म्यूनिख पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया गया। 17 फ्लाइट रोकी गई, जिससे 3000 यात्री प्रभावित हुए। यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई पर रूस बौखलाया हुआ है। अभी तक क्रेमलिन इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन अब रूस ने जैसे ही ड्रोन घुसपैठ कराई तो नेटो देशों में हड़कंप मच गया। अब नेटो के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है रूस पर सीधा हमला किया जाए। दूसरा विकल्प है यूरोपीय देशों का सुरक्षा घेरा मजबूत किया जाए। तीसरा विकल्प है यूक्रेन को ज्यादा हथियार देकर रूस पर बड़े हमले कराए जाएं। तीनों विकल्प से रूस का गुस्सा और बढ़ेगा। ऐसे में खतरा और बढ़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि रूस परमाणु हमला कर दे। वैसे भी अभी तक रूस ने माना नहीं है कि उसने ड्रोन घुसपैठ कराई है, और नेटो ने सबूत भी नहीं दिखाए हैं। खुद पुतिन ने साफ कर दिया है कि ड्रोन घुसपैठ के लिए रूस जिम्मेदार नहीं है। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, वो यूरोप में टकराव बढ़ा सकती हैं। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र हो सकता है। दूसरा चरण कभी भी आरंभ हो सकता है, क्योंकि नेटो ने अगर रूस का ड्रोन घुसपैठ के लिए जिम्मेदार ठहराकर शिकंजा कसने की कोशिश की तो रूस पलटवार जरूर करेगा।
और ये पलटवार कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है, जिसके आसार ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि रूस के परमाणु ठिकाने वॉर रेडी हैं। मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैनात हैं, बस पुतिन का एक इशारा और यूरोप में कहीं भी परमाणु विस्फोट हो जाएगा। और यूरोप में परमाणु घमासान की आशंका तेज हो गई है। रूस के परमाणु ठिकाने वॉर रेडी हैं, जिसमें ऑरेनबर्ग में यास्नी एक आईसीबीएम बेस है जहां 900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती है। रूस यहां से पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा मरमंस्क में गेब्जिएवो एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस है जहां 700 से 800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती है। यहां से भी रूस किसी भी दक्षिणी और मध्य यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है। साथ ही बाल्टिक सागर के पास कलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस पर 400 से 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हैं, जहां से रूस पूर्वी और उत्तरी यूरोप पर हमला कर सकता है। जबकि बैरिंग सी के पास पड़ने वाले कामचाकता मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 500 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जहां से पश्चिमी अमेरिका को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले नोवाया जेमलिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। यहां भी करीब 300 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इस जगह से उत्तरी अमेरिका में हमले किए जा सकते हैं। तेरह देशों में रूसी ड्रोन घुस चुके हैं। आगे भी खतरा बना हुआ है। यूरोप को डर है कहीं रूस ड्रोन रैकी खत्म करके हमला शुरू ना कर दे। इसीलिए यूरोपीय देशों में सुरक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है। यूरोपीय देशों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। फाइटर जेट से पेट्रोलिंग की जा रही है। अगर किसी भी देश पर ड्रोन घुसपैठ होती है तो देखते ही मार गिराने का आदेश जारी हो चुका है। डेनमार्क और जर्मनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, जबकि पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। फिर चाहे सामने यूरोपीय देश हो या अमेरिका। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि रूस के विस्तार के लिए वो ब्लूप्रिंट बना चुके हैं। यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ उसी ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन हमले। एफपीवी मतलब छोटा ड्रोन। रूस का एक काउंटर बैटरी सिस्टम नष्ट। कई हॉवित्जर गन भी हमले में तबाह हुई। तो क्या रूस यूरोप संग्राम की शुरुआत होने जा रही है? यह आशंका इसलिए ज्यादा भड़कने लगी है क्योंकि यूरोप में हाइब्रिड वॉर तेज हो गई। यूरोप के कई देशों ने दावा किया है कि रूस अपने सैटेलाइट्स के जरिए उनके मिलिट्री सैटेलाइट को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप का अटैक और डिफेंस दोनों कमजोर हो जाएंगे। इस आशंका के चलते यूरोप के सभी देशों ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। हथियार जुटाए जा रहे हैं, समुद्र और आसमान में निगरानी बढ़ाई जा रही है, और इसके साथ ही रूस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि हंगरी ने इसका विरोध किया है। रूस और यूरोप सीधी जंग के कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यूरोप अलग अलग देशों में ड्रोन्स की घुसपैठ का दोषी रूस को मानता है। यूरोपीय देशों को आशंका है कि रूस बहुत जल्द अलग अलग देशों में हाइब्रिड हमले शुरू करा सकता है। पोलैंड ने दावा किया है कि उसने रूस के ऐसे ही एजेंट को गिरफ्तार किया है जो अलग अलग देशों में हमले की साजिश रच रहा था। पोलैंड ने कहा है कि रूसी एजेंट के पास एफपीवी बम ड्रॉपिंग ड्रोन मिले हैं। इसके साथ ही कॉर्न कैन और बारूद मिला है। ये एजेंट लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी में हाइब्रिड हमलों की साजिश रच रहा था।
यूरोप के कई देशों की रिपोर्ट है कि रूस का कच्चा तेल ढोने वाले तेल टैंकरों का इस्तेमाल यूरोप में हाइब्रिड हमलों के लिए किया जा रहा है। कल ही पोलैंड ने दावा किया कि रूस की एक शैडो फ्लीट अंडर सी गैस पाइपलाइन पर सबटाज हमले के लिए पहुंचा। पोलैंड ने दावा किया है कि बाल्टिक सागर में स्टेचनिया शहर के करीब रूस की फिशिंग बोट देखी गई। ये फिशिंग बोट अंडर सी गैस पाइपलाइन के पास 20 मिनट तक रुकी रही। हालांकि चेतावनी देने के बाद रूस की फिशिंग बोट इलाके से दूर चली गई। यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की घुसपैठ बढ़ती जा रही है और इनके पीछे रूसी साजिश होने का दावा किया जा रहा है। इसीलिए रूस की शैडो फ्लीट पर यूरोपीय देशों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 1 अक्टूबर को ही फ्रांस ने रूस के एक जहाज को चोरी के आरोप में रोका। इस पर भी पुतिन ने कड़ा एतराज जताया है। यूरोप के देश रूस का कच्चा तेल ढोने वाले टैंकरों को टारगेट बना रहे हैं। अब रूस पर सैटेलाइट वॉर छेड़ने के आरोप लगाए गए हैं। जर्मनी और ब्रिटेन ने कहा है कि रूस उसके मिलिट्री सैटेलाइट को टारगेट कर रहा है। रूस ने अपने सैटेलाइट की पोजीशन चेंज कर दी है। इन सैटेलाइट से जर्मनी और ब्रिटेन के सैटेलाइट के सिग्नल बाधित किए जा रहे हैं। अगर यूरोपीय देशों के मिलिट्री सैटेलाइट खराब होते हैं या उनके सिग्नल मिलना बंद होते हैं तो जीपीएस गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर देंगे और यूरोप के देश न हमले कर पाएंगे और न ही मिसाइल या ड्रोन हमले रोक पाएंगे। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए रूस के खिलाफ यूरोप ने सामरिक तैयारी भी तेज कर दी है। जर्मनी ने अमेरिका से मिले पहले P-8A पोसाइडन टोही विमान को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। फ्रांस के 5 नए एल्बाट्रॉस पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीद कर सौदा किया है जो हवाई सीमा की निगरानी करेंगे। इसके साथ ही पोलैंड ने यूक्रेन में एक बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप खोला है जहां यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूरोप रूस के खिलाफ तेजी के साथ सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। इससे जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूरोप के इस रुख पर अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने चेतावनी जारी की है। मेरीटाइम इंटेलिजेंस कोर के पूर्व अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के लिए यूरोप जिम्मेदार है। यूरोप की वजह से ही युद्ध शुरू हुआ और यूरोप की वजह से ही युद्ध विराम नहीं हो रहा है। अगर युद्ध जारी रहा तो इसका विस्तार रोकना संभव नहीं है। रूस समर्थक ईयू के सदस्य देशों ने भी यूरोप की युद्धक तैयारियों को विनाशकारी कहा है। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बान कई बार यूक्रेन को हथियार डिलीवरी पर वीटो लगा चुके हैं। अब ऑर्बान ने कहा है ब्रसेल्स यानी नेटो युद्ध को भड़का रहा है। अगर यूक्रेन को हथियार दिए जाते रहे तो यूरोप तक युद्ध फैलेगा। यूरोपियन यूनियन खुद अपनी बर्बादी का रास्ता तैयार कर रहा है। स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया जैसे देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की डिलीवरी के समर्थक नहीं हैं और पश्चिमी यूरोप के देश इसका समर्थन करते हैं। ऐसे में यूरोप की एकजुटता भी टूट रही है। यूरोप में हालात देखते हुए पुतिन ने भी हथियारों की बड़ी खेप जमा करनी शुरू कर दी है। यूरोपीय देशों की रिपोर्ट है कि नॉर्थ कोरिया से मॉस्को को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी गई है। किम जोंग रूस को मिसाइलें, सैन्य वाहन और सैन्य साजो सामान भेज रहे हैं। जंग की तैयारी दोनों ओर से तेज हो गई है और यूरोप के साथ रूस का युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस यूक्रेन की जंग में अब न्यूक्लियर संकट गहराने लगा है। हालांकि इस संकट का कारण न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यह संकट बढ़ रहा है उन न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो लगातार हमलों का शिकार हो रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ा संकट बनकर खड़ा हुआ है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए।
रूस यूक्रेन की जंग में न्यूक्लियर तबाही की आशंका अब हथियारों से ज्यादा उन न्यूक्लियर पावर प्लांट से है जिन पर खुद बिजली संकट मंडरा रहा है। और इसमें प्रमुख प्लांट है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। हो गया आभास नए न्यूक्लियर विनाश। यूक्रेन रूस की जंग के शुरुआती चरण में ही रूसी सेना ने सबसे पहले यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा किया था। इस कब्जे का मकसद था एक ऐसी डील करना जिससे डॉनबास रीजन तक यूक्रेन जमीन छोड़ने के लिए राजी हो जाता। लेकिन इस डील के लिए यूक्रेन राजी नहीं हुआ। और हालात गंभीर होते चले गए। स्थिति यह है कि ज़ैपोरिज़िया पर भीषण ड्रोन हमले हुए। इन हमलों की वजह से ZNPP की बिजली सप्लाई ठप हो गई। इस संयंत्र का कूलिंग सिस्टम जनरेटर पर चल रहा है और अब ZNPP का इमरजेंसी जनरेटर भी जल्द ही जवाब दे देगा। यानी जनरेटर बंद हुआ तो कूलिंग सिस्टम ठप हो जाएगा और न्यूक्लियर रिएक्टर्स गर्मी में पिघल जाएंगे, जिससे न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा, जिससे मध्य यूक्रेन से लेकर पूर्वी यूरोप तक न्यूक्लियर विनाश की आशंका बढ़ गई। लेकिन सवाल यह है कि यह आशंका कितनी प्रबल है। जवाब न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दिया है। दावा है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पिछले 9 दिन से बिना बिजली के काम कर रहा है। इमरजेंसी डीजल जनरेटर का बैकअप सिर्फ 10 दिन का है। अगर बिजली बहाल नहीं हुई तो परमाणु आपदा आ जाएगी। और इस आपदा के लिए यूक्रेन के न्यूक्लियर और रेडिएशन सिक्योरिटी के प्रमुख ने रूस को दोषी ठहराया है। उनका दावा है कि संयंत्र की बिजली रूस की वजह से ठप हुई है। लेकिन इस दावे को पुतिन ने नकार कर यूक्रेन पर दोष मढ़ दिया है। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन के विध्वंसक ग्रुप न्यूक्लियर तबाही चाहते हैं। उन्होंने पिछले साल कोर्स्क और स्मोलेंस्क के संयंत्रों को भी निशाना बनाया था। हालांकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर पुतिन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है। самостоятельно и свободно. लेकिन ये दावा तब कमजोर साबित होता है जब हालात बिगड़ते हुए नजर आते हैं। दरअसल यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूसी प्रशासन ने ZNPP में श्रमिकों को न आने को कहा है। इसलिए आशंका बढ़ गई है कि रूस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के जरिए किसी साजिश को अंजाम दे सकता है। जिन श्रमिकों को प्लांट में आने से मना किया गया है वो रूस के रोसाटॉम के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। यानी रूस को भी अब प्लांट से रेडिएशन लीक होने का खतरा महसूस होने लगा है। यही नहीं, दावा है कि ZNPP के कई कर्मचारियों ने खुद प्लांट में आना बंद कर दिया है। ज्यादातर कर्मचारी बिजली जाने के बाद से ही छुट्टी पर चले गए हैं और रूसी तंत्र संयंत्र की बिजली बहाल करने पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या वाकई एक हादसे से न्यूक्लियर तबाही की शुरुआत होने जा रही है? सवाल इसलिए भी क्योंकि IAEA ने भी एक डरावनी चेतावनी जारी कर दी है। IAEA के प्रमुख ने UNSC को ZNPP पर चेतावनी दी है। इस चेतावनी में कहा गया है कि किसी भी समय ZNPP में दुर्घटना हो सकती है और इस आशंका को यूक्रेन ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। दावा किया है कि रूस अपने पावर सिस्टम से ZNPP के संयंत्र को जोड़ने की तैयारी कर रहा है और प्लांट को मैनुअल बंद किया गया है, जो एक टेस्ट है ताकि युद्ध के दौरान परमाणु दुर्घटना को अंजाम दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान पर फिर से हमले की तैयारी में जुटे। इस बार भारी विध्वंस हो सकता है। ईरान हालात भांप चुका है, इसलिए खामनेई ने प्लानिंग की है कि राजधानी तेहरान से माकरान शिफ्ट किया जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि यह फैसला तेहरान में बढ़ती आबादी और संसाधनों की कमी की वजह से लिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका और इजरायल के हमलों का डर भी हो सकता है।
अब अमेरिका के बॉम्बर्स बम गिराएंगे तो तबाही से बच जाएगा ईरान। अब इजराइल के जेट बारूद बरसाएंगे तो उसके मंसूबे विफल हो जाएंगे। ऐसी खबरें हैं कि ईरान ऐसे प्लान पर काम कर रहा है जिससे दुश्मन की एयर स्ट्राइक को फेल किया जा सके। ईरान अपनी राजधानी तेहरान से शिफ्ट कर सकता है। तेहरान से 1500 किलोमीटर दूर मकरान में राजधानी बना सकता है। मकरान में राजधानी बनाने की बात पहले भी उठती रही है, लेकिन इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद यह पहली बार सामने आया है जब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मकरान में राजधानी शिफ्ट करने की बात कही है। पेजेश्कियान मकरान भौगोलिक क्षेत्र में पड़ने वाले हॉर्मुज़गन प्रोविंस के दौरे पर थे। वहां उन्होंने कहा, तेहरान में कई तरह की समस्याएं हैं जिससे वो ज्यादा लंबे वक्त तक राजधानी रहने लायक नहीं है। हमें देश के राजनीतिक केंद्र को बदलना पड़ सकता है। ये विकल्प अब हमारी आवश्यकता है। इससे पहले जनवरी में ईरान सरकार की तरफ से प्लान सुप्रीम लीडर खामेनेई को भेजा गया था, जिसमें ईरान के दक्षिण में पड़ने वाले मकरान भौगोलिक इलाके में राजधानी बनाने के लिए बताया गया है। ये भौगोलिक इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पड़ता है जो ओमान की खाड़ी से मिलता है। यहाँ ईरान सबसे ज्यादा सैन्य तैनाती कर रहा है। मकरान में सभी सरकारी विभागों को शिफ्ट किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम लीडर के निवास स्थान, राष्ट्रपति भवन, ईरानी संसद के अलावा सभी तेहरान के प्रशासनिक विभागों को भी वहां ले जाया जा सकता है। इसके अलावा मकरान में सीक्रेट बंकर भी बनाए जा सकते हैं। हमले के दौरान सभी विभागों को बंकर में शिफ्ट किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम लीडर से लेकर वहां के सभी महत्वपूर्ण लोगों को भी बंकर में ही रखा जाएगा। यहां तक कि संसद भी बंकर से चलाने की तैयारी की जा सकती है। इसकी वजह यह भी है कि तेहरान में इजराइल ने इतनी तबाही मचाई है कि वहां तमाम इमारतें, भवन तहस नहस हो चुके हैं। ऐसे में नया निर्माण करना होगा जिससे हमलों के दौरान ईरान की अहम शख्सियतों को बचाया जा सके, जिसमें टॉप जनरल और साइंटिस्ट भी शामिल हैं। इसलिए तेहरान के बजाय मकरान विकल्प चुनने की बात की जा रही है। जबकि दुनिया को यह बताया जा रहा है कि तेहरान में पानी की कमी है, लगातार आबादी का बोझ बढ़ रहा है, बारिश लगातार घटती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। कुल मिलाकर तेहरान एक तबाह इलाका हो चुका है। इससे बेहतर मकरान है जो ईरान की नई राजधानी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब तक ट्रंप कई देशों के राष्ट्रपतियों का मजाक उड़ा चुके हैं, लेकिन अब अपने ही दांव में फंस गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी मजाक उड़ने लगा है, जिस पर कई नेता ठहाके मारकर हंसने भी लगे। आखिर कहां उड़ाया गया ट्रंप का मजाक, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अभी तक तो अमेरिकी राष्ट्रपति कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ भद्दा मजाक कर चुके हैं, खिल्ली उड़ा चुके हैं, बेइज्जती कर चुके हैं, लेकिन अब पहली बार ट्रंप का भी मजाक उड़ा है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी मीटिंग में यूरोपीय नेता जुटे तो यूरोप के हालात पर चर्चा हुई, लेकिन इस दौरान हल्के फुल्के अंदाज में अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने ट्रंप को लेकर तंज कसा, जिससे वहां खड़े नेता हंसने लगे। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खड़े थे और साथ में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव भी थे। इस दौरान एडी रामा ने ट्रंप की वर्ल्ड मैप और जियोग्राफी की समझ को लेकर खिल्ली उड़ाई, जिसके बाद वहां खड़े सभी नेता जोर से हंसने लगे। दरअसल ट्रंप ने एक बार भूल से कहा था कि उन्होंने अजरबैजान और अल्बानिया के बीच संघर्ष समाप्त किया, जबकि वो आर्मीनिया अजरबैजान कहना चाह रहे थे। हालांकि ट्रंप ने अपनी गलती बाद में सुधार ली। अब ट्रंप की उस गलती पर अल्बानिया के पीएम ने मजाक उड़ाया है, जिस पर सब ठहाके लगाने लगे। अब देखना है अपना मजाक उड़ाए जाने पर डोनाल्ड ट्रंप क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है रूस से। रूस के यूराल पर यूक्रेन के हमले हुए हैं। केमिकल प्लांट में साबटाश अटैक किया है यूक्रेन ने। यूराल केम प्लांट में धमाकों के बाद आग लग गई है। तो ये रूस के यूराल केम प्लांट में अटैक किया है यूक्रेन ने, जहां पर धमाकों के बाद आग लग गई। तो रूस के अटैक, ड्रोन अटैक रुक नहीं रहे हैं, खासकर जो यूक्रेन के अटैक, खासकर वो जगह जहां पर रूस की रिफाइनरीज या केमिकल प्लांट्स हैं।